नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 8 वसंत भाग 3 पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। यह एक निबंध है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। यह एक निबंध है जो हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अब इस पाठ के द्वारा, इस निबंध के द्वारा हमारे लेखक हमें क्या सीख देना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं, वो हम निबंध पढ़ कर के ही समझ पाएंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे निबंध की ओर। तो सभी ध्यानपूर्वक सुने और समझें। हमारा निबंध क्या निराश हुआ जाए के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 को हुई थी। तो अब हम इनके द्वारा लिखा गया निबंध क्या निराश हुआ जाए का अध्ययन करेंगे। अब हम निबंध का अध्ययन कर रहे हैं, तो सभी ध्यानपूर्वक सुने और समझे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। देखिए क्या बताया गया है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी कि मन जो है वो दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि समाचार पत्र जब पढ़ते हैं तो उसमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार जैसे समाचार पढ़ करके मन जो है वो दुखी हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया है। यानी कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है और ऐसा वातावरण ही बन गया है कि सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप गढ़ते रहते हैं। ऐसा वातावरण बन गया है और ऐसे वातावरण की वजह से ऐसा लगता है कि हमारे देश में कोई ईमानदार है ही नहीं, सब के सब बेईमान और भ्रष्ट लोग हैं, ऐसा महसूस होता है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, यानी कि हर इंसान को एक संदेह भरी निगाह से देखा जाता है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। यानी कि जो ऊंचे पोस्ट पर है, ऊंचे पद पर है, वो उतने ही ज़्यादा भ्रष्ट और बेईमान दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। अब देखिए लेखक क्या बता रहे हैं कि एक कोई इंसान आदमी मिला था, उसने क्या कहा कि आज के समय में, आज के संदर्भ में सबसे ज़्यादा सुखी वही इंसान है जो कुछ भी नहीं करता हो। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, और यदि इंसान कुछ करता है तो उसके अंदर हजारों कमियां, दोष खोजने लग जाते हैं लोग। अतः जो कुछ करता ही नहीं है वह सबसे ज़्यादा सुखी है। उसके सारे गुण बुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। यानी कि इंसान यदि कुछ काम करता है तो उसमें दोष ढूंढने लगते हैं लोग और उसकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और उनकी कमियां, उनके दोष ढूंढ ढूंढ करके उन दोषों को बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने दिखाया जाने लगता है। दोष किसमें नहीं होते, दोष किसमें नहीं होते, अर्थात कमियां तो हर एक के अंदर होती हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना,
दूसरों की कमियां ढूंढ के बताना और उसे बड़ा चढ़ा करके बताना। और यही कारण है कि हर इंसान आज के समय में दोषी दिखाई देने लगा है। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं और गुणवान लोग बिल्कुल नहीं हैं, ऐसा प्रतीत होता है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है, और यदि सभी लोग दोषी हैं तो निश्चित रूप से चिंता करने की बात है या चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? यानी कि बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने जिस देश की कल्पना की थी, जिस देश का सपना देखा था, अर्थात भारतवर्ष का, क्या ये वही भारतवर्ष है, वही भारत देश है? ऐसा प्रश्न अपने आप से कर रहा है हमारा लेखक। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? यानी कि ये जो रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का जो देश है, जो संस्कृति से ओतप्रोत है, क्या ये वही भारतवर्ष है? और यदि ये भारतवर्ष वही है तो ये अतीत के गहर में अर्थात गहरी खाई के अंदर डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात बताई है हमारे लेखक ने कि ऐसा देश जहाँ आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की जो मिलन भूमि है, कौन सी मिलन भूमि? भारत देश। ऐसा महान महासमुद्र जहाँ पर इतने धर्मों के लोग निवास करते हो, क्या ऐसा महान मानव महासमुद्र क्या बिल्कुल ही सूख गया है? ऐसा प्रश्न लेखक अपने आप से कर रहा है, अब हम इंसानों से कर रहा है, हम भारतवासियों से कर रहा है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। लेखक क्या कह रहा है? ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मेरा मन कहता है। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमारा जो महान मनीषियों जो हुए हैं उनका ये देश, उनका ये भारत देश है और हमेशा वही संस्कृति वाला देश हमारा रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। अर्थात हमारा लेखक कह रहा है कि आज के समय में, आज के संदर्भ में एक ऐसा माहौल बन गया है, एक ऐसी परिस्थिति बन गई है कि ईमानदारी और मेहनत करके जीवन यापन, जीविका चलाने वाला अर्थात जीवन यापन करने वाले जो निरह और भोले भाले लोग हैं, जो श्रमजीवी लोग हैं, वो पीस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले लोग अर्थात गलत और बेईमान लोगों वो फल फूल रहे हैं। अर्थात बेईमानी करने वाले तो फल फूल रहे हैं और ईमानदार और सच्चे लोग पिस रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है और ईमानदारी जो है उसे मूर्ख समझा जाता रहा है। अर्थात आज के समय में ईमानदारी को मूर्खता समझा जा रहा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यानी कि सच्चाई जो है वो केवल भीरू अर्थात जो धर्म अधर्म होने से डरने वाले लोग हैं और जो बेबस लोग हैं उनके हिस्से में ही रही है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यानी कि लोगों की जो आस्था रहती है मानव मूल्यों में, वो मानव मूल्यों की जो आस्था है वो अब डगमगाने लगी है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ झूठ, छल, कपट और फरेब होता आ रहा है और ईमानदारी कोई
नहीं रखता सब बेईमान लोग हैं और ईमानदारी सिर्फ बेबस लोग और भीरू लोग ही अपना रहे हैं और ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जा रहा है। आज का अध्ययन बस यहीं तक और पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।